हम अक्सर आज़ादी की लड़ाई के कुछ ही पहलुओं को जानते हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है, एक ऐसे नायक की जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए सीधे चलते हैं उसे कमाल के किस्से पर, एक ऐसी घटना जिसने सच में दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचिए, साल है 1941, जगह बर्लिन, और आमने सामने थे दो ऐसे लोग जिनका कोई मेल नहीं था, पर दोनों ही बेहद ताकतवर थे। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर एक बहुत ही हिम्मत वाली फरारी के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे, पता है? सीधे यूरोप के सबसे खतरनाक शासक एडोल्फ हिटलर के दरवाजे पर। अब हिटलर, वह तो अपनी चालाकी और शक्की मिजाज के लिए जाना जाता था। उसने सोचा, चलो बोस को परख कर देखते हैं। एक चाल चली। पहले एक हमशक्ल कमरे में आया, बोस आराम से बैठे रहे। फिर दूसरा हमशक्ल आया, बोस अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्हें पता था असली शख्स अभी आना बाकी है। अच्छा, अब बोस के इस कदम को ठीक से समझने के लिए थोड़ा उस वक्त की दुनिया को देखना जरूरी है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में 2 हिस्सों में बटी हुई थी, और इस महायुद्ध के बीच में बोस भारत की आज़ादी का एक नया रास्ता खोज रहे थे। हिटलर के सामने खड़े होकर बोस ने न हथियार मांगे न पैसा। उनकी मांग वो कुछ और ही थी, एक ऐसी मांग जिसने हिटलर को भी हैरान कर दिया होगा। उन्होंने कहा, मुझे वो 3 लाख हिंदुस्तानी सैनिक दे दो जो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए पकड़े गए हैं। बोस का ये आत्मविश्वास, उनका अपने देश के लिए जुनून, इससे हिटलर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें एक नया नाम दिया, एक उपाधि दी, नेताजी। और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। तो हिटलर तो मान गया, पर बात यहां खत्म नहीं हुई। असली काम तो अब शुरू हुआ था, एक पूरी फौज खड़ी करने का। और इसके लिए उन्हें अब पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ एक नए साथी की जरूरत थी। लड़ाई का मैदान अब यूरोप से शिफ्ट होकर एशिया आ रहा था। तो उन सैनिकों को ट्रेनिंग और एडवांस हथियारों के लिए भेजा गया जापान। और जापान ने सिर्फ ट्रेनिंग और हथियार ही नहीं दिए, उन्होंने बोस की सरकार को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तोहफे में दे दिए। और नेताजी ने क्या किया? उन्होंने फौरन इन आइलैंड्स के नाम बदल दिए। अंडमान बन गया शहीद और निकोबार बन गया स्वराज। और इसी के साथ उन्होंने इन्हें आजाद भारत की पहली मुक्त जमीन घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था ये। तो अब फौज तैयार थी, हथियार भी थे, बस जरूरत थी एक ऐसे जोश की जो सबके अंदर आग लगा दे। और फिर बर्मा में नेताजी ने वो स्पीच दी जिसके शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक कमिटमेंट था, एकदम साफ और सीधी मांग। अपने भाषण को और असरदार बनाने के लिए उन्होंने एक बात कही कि जीत का सहरा यानी विक्ट्री गार्लैंड शहीदों के सिरों के फूलों से ही बनेगा। मतलब साफ था, आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जोरदार आवाज का लोगों पर क्या असर हुआ, उनका रिएक्शन कैसा था। जो हुआ वो कमाल का था। और इसी जोश और जुनून से जन्म हुआ आज़ाद हिंद फौज का, इंडिया की अपनी नेशनल आर्मी, जिसका बस एक ही मकसद था, एक ही मंजिल थी, दिल्ली। ये कोई आम सेना नहीं थी, नेताजी ने एक हाईली डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न फौज बनाई थी। ब्रिगेड के नाम देखिए, गांधी, नेहरू और सुभाष। और सबसे कमाल की बात, उस जमाने में उन्होंने एक ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट बनाई थी, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये एक क्रांतिकारी कदम था, फॉर श्योर। और पूरी फौज का, हर एक सिपाही का बस एक ही नारा गूंज रहा था, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ रही थी, जीत भी हासिल कर रही थी, लेकिन उनकी किस्मत, उनका भविष्य वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजों से बंधा हुआ था। और फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगस्त 1945, जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए। जापान ने हार मान ली, सरेंडर कर दिया। और इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज की मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गई। उनका सपना अधूरा रह गया। और यहीं से हिंदुस्तानी इतिहास की एक सबसे बड़ी बहस शुरू होती है, एक ऐसी बहस जो आज तक चलती है, बोस वर्सेस गांधी। आज़ादी हासिल करने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ थे गरम दल के सुभाष चंद्र बोस, जिनका कहना था कि आज़ादी छीननी पड़ेगी हथियारों के दम पर, और दूसरी तरफ थे नरम दल के महात्मा गांधी, जिनका रास्ता था अहिंसा,
यानी नॉन वायलेंस का। दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दर्शन। लेकिन उनके तरीकों में इतना फर्क होने के बावजूद एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे की दिल से इज्जत करते थे। असल में ये बॉस ही थे जिन्होंने सिंगापुर से रेडियो पर गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर बुलाया था। और ये बात साफ दिखाती है कि रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों न हों, उनकी मंजिल एक ही थी, एक आज़ाद हिंदुस्तान। तो आखिर में एक सवाल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए रह गया है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 का अंजाम वैसा न होता जैसा हुआ, तो क्या हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी कुछ और होती? क्या भारत को आज़ादी जोर ज़बरदस्ती से सालों पहले मिल जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा, पर सोचना ज़रूरी है।